Hello everybody, welcome to the Explained series, and the topic for the day is League of Nations. So it was back in 1920 when the World War I ended in 1918-1919 that the Paris Peace Conference was organized, where the victorious nations met the defeated nations and signed some of the treaties, and along with those treaties the covenant of the league was signed, according to which the league was established in 1920. The first meeting of the league, it was in 1920, and this being 2020, the 100th year of the foundation of the League of Nations, which is the predecessor to the present day United Nations. So that makes the topic important for the day. So जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918-1919 में, उसके बाद जो जीते हुए देश थे उन्होंने पेरिस में एक पीस कॉन्फ्रेंस, शांति वार्ता आयोजित की, जिसमें जीते हुए देश हारे हुए देशों के ऊपर कुछ संधियां थोप रहे थे। उन्हीं संधियों के साथ साथ लीग ऑफ नेशन के बारे में भी उसी समय पर विचार किया गया और इसका गठन किया गया, और 1920 में इसकी पहली बैठक हुई। आज 2020 में जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए तो इस जो टॉपिक है इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। ये अब एक महत्वपूर्ण एक विषय बन गया इस साल हमारे लिए, क्योंकि 100 साल पूरे हुए हैं लीग ऑफ नेशंस के। सो कीपिंग दैट इन द बैकग्राउंड, आज हम लीग ऑफ नेशंस के बारे में बात करेंगे। अब लीग ऑफ नेशंस पे व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, यूपीएससी जीएस पेपर 1 क्या पूछा जा सकता है, किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो एक आ सकता है कॉजेस के ऊपर, दैट लीग के बनाने के क्या कारण थे, राइट। दूसरा आ सकता है कॉजेस के बाद एक ये सवाल पूछ सकते हैं कि इसके वेरियस ऑर्गन्स या एजेंसीज क्या थी, इसके अंग क्या थे, राइट। फिर एक सवाल पूछा जा सकता है कि लीग की वर्किंग कैसी रही, लीग की कार्यप्रणाली, लीग की कार्यशैली कैसी थी। और वाइल टॉकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द लीग दे कैन आस्क यू आइदर अबाउट इट्स अचीवमेंट्स, कि इसकी क्या उपलब्धियां थी, और इट्स फेलियर्स मीन्स विफलताएं क्या थी। और आखिरी में एक एनालिटिकल का सवाल हो सकता है, दैट हाउ द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस लेड टू वर्ल्ड वॉर 2, कि लीग के विफल होने से द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हो गया। अब इन सभी सवालों का जवाब कैसे लिखा जाए, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर टू ऑल सच क्वेश्चंस। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज आंसर्स एंड दीज क्वेश्चंस, लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द बेसिक फैक्ट्स अबाउट द लीग। सो 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920, 10th of January 1920 is the day when the league was founded आफ्टर द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, जो पेरिस में शांति वार्ता हुई, उसके बाद 10 जनवरी 1920 को लीग का गठन हुआ, और ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने पर हुआ था। आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 फॉलोड बाय द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, द लीग वाज फाउंडेड, राइट। अब इस लीग के प्राइमरी गोल्स क्या हैं, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ द लीग। सो लीग के प्राइमरी गोल्स क्या थे, विच आर बेसिकली स्टेटेड इन इट्स कॉवेनेंट, राइट। इसके गठन का जो दस्तावेज बना उसमें इसके क्या क्या लक्ष्य बताए गए थे, गोल्स क्या थे इसके। एक तो था प्रिवेंटिंग वॉर्स, भविष्य में युद्ध ना हो। वर्ल्ड वॉर 1 विच इज कॉल्ड द ग्रेट वॉर, और विच वॉज बिलीव टू बी अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, कि सभी लड़ाइयों को खत्म करने के लिए एक बड़ा युद्ध, एक महान युद्ध लड़ा गया। अब उसके बाद जो नेता लोग हैं वो चाहते हैं कि दोबारा विश्व युद्ध जैसी बड़ी लड़ाइयाँ ना हो। इट कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डिवेस्टेशन। सो इतना नुकसान होने के बाद अब नेता लोग बैठकर ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और साथ के साथ आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, इसके बारे में अभी मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट, कि हथियारों पर रोक लगे और सब मिलजुल कर आपसी जो सुरक्षा है उसके बारे में सोचें। और इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जो अंतर्राष्ट्रीय किसी तरह से भी कोई युद्ध हैं या कोई झगड़े हैं, उनका निपटारा करने के लिए नेगोशिएशंस एंड आर्बिट्रेशन, बातचीत के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय विवादों का सलूशन किया जाए, उनका निवारण किया जाए। सो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, द लीग ऑफ नेशंस वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1920। अब लीग की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, देर आर सम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द लीग। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट सम ऑफ द एजेंसीज, वन इज परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। सो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए ये एक गठित की गई संस्था थी, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। और इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी
डिसआर्मामेंट कमीशन, ताकि हथियारों पर रोक लगाई जा सके। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेट्स कमीशन, मैंडेट्स कमीशन का काम क्या था? द मैंडेट्स कमीशन वाज एन एजेंसी थ्रू विच the victorious nations were given the responsibility to manage, to handle the colonial possessions of the defeated nations. So basically the defeated nations lost their colonial empire. The territories were given to League to manage, but League being not one such agency that had all the administrative as well as the military experience, so the League transferred the mandate to the victorious nations like Britain and France. So they were to manage the territories which have been taken over from Italy, Germany, Austria-Hungary and the Ottoman Empire, the Central Powers जो World War I हारी हैं। इसके अलावा there was International Commission on Intellectual Cooperation, which is basically UNESCO's predecessor. Then there is Permanent Central Opium Board, right? ओपियम को कंट्रोल करने के लिए, नारकोटिक ट्रेड्स के लिए। Then Commission for रिफ्यूजीज, जो वर्ल्ड वार 1 के बाद कुछ नए नेशंस बने, कुछ ट्रांसफर ऑफ पीपल हुआ, कुछ रिफ्यूजीज का, प्रिजनर ऑफ वॉर है उन सब के लिए। देन देयर इज स्लेवरी कमीशन, सो लीग ऑफ नेशंस ने स्लेवरी जैसे इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट भी एफर्ट्स किए। 3 of these institutions were transferred to the यूनाइटेड नेशंस। इनमें से कुछ तो आज यूनाइटेड नेशंस के पास हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे आज हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आती है कि लीग ने कैसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट हाउ द लीग रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, अब हम बात करते हैं कुछ सवालों पर जो कि यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। Right, so some of the questions which we have already discussed that UPSC may ask in its mains exam paper 1 world history. So first is causes for the creation of league. So when we talk about the creation of the league after World War I, so there has to be a basic understanding that the idea comes through द अमेरिकन प्रेसिडेंट, द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, जो उस समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन। ये उनका एक आइडिया था एंड इट वाज वन ऑफ हिज 14 पॉइंट्स, जो उन्होंने 14 बातें बोली विश्व युद्ध खत्म होने के साथ साथ। उनमें से एक बात थी कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया जाए जो भविष्य में युद्ध को रोक सके। एंड वुड्रो विल्सन बीइंग एन आइडियलिस्ट, वो एक आइडियलिस्ट लीडर थे, तो उनका विश्वास था कि युद्ध का निवारण किया जा सकता है, दैट वॉर्स कैन बी अवॉइडेड बाय क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल एजेंसी, जहां पर आप अक्रॉस द टेबल बैठ के आर्बिट्रेशन के थ्रू इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हो बातचीत करके, एंड देन थ्रू आर्बिट्रेशन यू कैन रिजॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड पीस कैन बी प्रिजर्व्ड। सो अब इशू ये है कि जो लीग ऑफ नेशंस बनाई गई है तो उसका बैकग्राउंड क्या है। सो इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। नेपोलियन के डिफीट के साथ, व्हेन नेपोलियन वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू, तो यूरोप में एक कांग्रेस ऑफ वियना ऑर्गेनाइज किया गया, कांग्रेस ऑफ वियना, जिसको हम मैटरनिच सिस्टम के नाम से, मैटरनिच सिस्टम या कंसर्ट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं, राइट। Congress of Vienna of 1815 after the defeat of Napoleon, which is also referred to as Metternich system. The Congress of Vienna led to the creation of Metternich system or the Concert of Europe. अब इसमें जो उस टाइम पर मेन आइडिया था, the idea was to create balance of power. Balance of power. Now what is balance of power? The idea was that no one nation can be so powerful as it happened with France led by Napoleon, that France became so very powerful, so disproportionately powerful that it swept across all Europe and brought it under its control, right? Napoleon brought the entire continental Europe under his control. So Napoleon ने फ्रांस को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उस फ्रांस ने पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब यूरोप के लीडर्स ने नेपोलियन के हारने के बाद, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, द यूरोपियन लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ मैटरनिच, द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया, what they decided, let's create a balance of power so that no single nation can be so powerful that it can then overwhelm the
other players. So let all the players remain in the game, and there must be a balance of power. If there is one single player who tries to become very powerful, very strong, then other players must join hands, come together to counter the rise of a single player. तो कोई एक अगर बहुत शक्तिशाली बने तो बाकी लोग आपस में मिलकर उसको आकर मैच करें, उसके बराबर बने, तो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाए, डेलिकेटली प्रिजर्व किया जाए. सो एक बड़े फ्रांस को रोके रखने के लिए इन्होंने क्या किया, जर्मनी की टेरिटरी में एक नया प्लेयर बना दिया, स्ट्रॉन्ग प्लेयर, प्रशिया, राइट. सो टू contain or to stem the rise of France in future, to check the rise of France in future, the Congress of Vienna in the territories of Germany created a strong Prussia. Similarly in the territories of Italy, Italy की तरफ Piedmont Sardinia जो एक state थी, a state called Piedmont Sardinia, it was enlarged and made more powerful to check the rise of France in future, either from the side of south or towards its eastern side. And Belgium and Holland, they were merged, right? Belgium and Holland were merged. So three strong states were created as a ring around France to control the ambitions of France in future. तो फ्रांस के आसपास एक सुरक्षा कवच सा बनाया गया, तो एक बैलेंस ऑफ पावर की यहाँ पर बात की गई. बट ultimately this entire idea of balance of power led to Bismarckian system of alliances. तो इस पूरे आइडिया से फ्यूचर में बिस्मार्क ने अपनी अलायंसेस बनाई, अपने गुट बनाए, जिसमें दो बड़े ग्रुप्स बने. तो द टू ग्रेट ग्रुप्स बीइंग ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटेंट. ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटेंट. ट्रिपल अलायंस में आ गए जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, और ट्रिपल एंटेंट में आ गए ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया. और अल्टीमेटली इन दो ग्रुप्स के बीच में वर्ल्ड वार 1 हुआ. सो द सिस्टम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर अल्टीमेटली लेड टू द क्रिएशन ऑफ अलायंसेस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क, एंड देयर इमर्ज टू पावरफुल ग्रुप्स और ब्लॉक्स. वन इज ट्रिपल अलायंस इन विच देयर वाज जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली, while on the other hand there was triple entente that has Britain, France and Russia. Now when these two groups were created, with that began the race for arms race began, race for armaments. And with this race for armaments, the entire atmosphere of Europe, the entire environment of Europe became so poisonous that ultimately there was a big blast when the Austrian crown prince was assassinated by a Serbian nationalist. That led to the beginning of World War I. Now the global leadership after the end of war sat down, and they realized that this balance of power system could not serve its purpose, rather it brought about a more destructive war. So what should be the next plan? So the next plan was the idea of collective security. कलेक्टिव सिक्योरिटी. सो जब विश्व युद्ध हो गया, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो लोगों को लगा, लीडर्स को लगा कि बैलेंस ऑफ पावर का जो सिस्टम था वो तो विफल हो गया. तो अब उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी का आइडिया बनाया, दैट एनी अग्रेसर नेशन, one who is not agreeing to the maintenance of global peace, must be taken to be a common enemy of all other peace loving nations, and they should come together to contain or to check the rise of or to check that aggressive nation. So अब सारे देश मिलकर अपनी सुरक्षा को एक साथ लेकर चलेंगे, और अगर कोई एक देश इस सिद्धांत के विपरीत जाएगा कि अब वैश्विक जो है वो शांति बनी रहे, तो सब देश उसके खिलाफ एक साथ होकर लड़ेंगे और उस जो आक्रमणकारी देश होगा उसको दबाएंगे. So this was the idea of collective security, which goes behind the idea of the creation of league. तो लीग ऑफ नेशन बनने के पीछे ये विचारधारा थी कि बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम विफल हो गया है, फेल हो गया है, और अब हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं. एक तो ये आइडिया हो गया. दूसरी बात ये हुई कि इक्वलिटी ऑफ मैन, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल. ये तो सोचा गया था, इक्वलिटी ऑफ मैन, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल. आज लीडर्स ने बैठकर ये भी बात कर दी कि इक्वलिटी ऑफ नेशंस नाम की चीज़ भी होगी, दैट ऑल नेशंस बिग और स्मॉल, इन सब का ध्यान रखा जाएगा, इन सबको
रिस्पेक्ट दी जाएगी। एवरी नेशन इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। सो इस तरह से लीग ऑफ नेशंस के पीछे दो विचार बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो ग्लोबल सिक्योरिटी तो था ही, उसके अलावा टू अवॉइड वॉर भी था, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल बेसिस वर वन द आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड द सेकेंड इज equality of nations. So this is the reasons why league was created. I hope now you can write your effective answer and then put that in the comment box, and if you write something exceptionally good, we will tag it, we will pin it, and other students can then look at the answer written by the one whose answer has been pinned up, so that they can improve their answer writing. So जब आप इसके बेसिस पे आप अपना आंसर बनाओगे कि व्हाट लेड टू द क्रिएशन ऑफ की लीग, या क्वेश्चंस लाइक व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ द क्रिएशन ऑफ लीग, या डिस्कस द आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ द क्रिएशन ऑफ लीग, सो जिसका आंसर बढ़िया होगा उसे हम पिन अप करेंगे और बाकी लोग उसको देखकर अपने आंसर को इम्प्रूव कर लेंगे। सो ये तो हो गया बैकग्राउंड लीग ऑफ नेशंस बनाने का। अब इसकी एजेंसीज के बात तो अभी हम नहीं करेंगे, वेरियस एजेंसीज की। एक दूसरा आइडिया जो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि लीग की अचीवमेंट्स क्या थी और लीग के फेलियर क्या थे। बिफोर टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ द लीग, लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। When the league was created along with the signing of the peace treaties after the end of World War I, so it happens to be a part of that dictated peace which can never be appreciated by the defeated nations. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जब लीग को बनाया ही उस तरह गया कि जो हारे हुए देश थे उन पर कुछ संधियां थोपी गई, जैसे जर्मनी पे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। अब साथ में उन्हें बोला गया कि आप लीग के कोवेनेंट पर भी साइन करो। सो हारे हुए देशों के लिए लीग उनकी हार का एक सिंबल बन गई। अब उस लीग के ऊपर बिना मन के, अपने मन की भावनाओं को दबाकर उस पर हस्ताक्षर तो करेंगे, दे विल साइन बाय killing their desires or by sipping in the humiliation, by gulping the humiliation that has been now imposed on them. But how can they respect this institution that has been imposed on them as a symbol of their defeat? So लीग का इस तरह से बनना लीग की विफलता का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। हारे हुए देशों के लिए लीग जीते हुए देशों की जो एक हाई हेडेडनेस है, जो उनका एक ऐसा विचार है कि हम जीत गए, जो हम चाहेंगे वही होगा, ये लीग की विफलता का कारण बना, राइट। So one thing is that league was created along with the signing of the peace treaties that were imposed with the threat of war on the defeated nations. उनको बोला गया या तो आप इस संधि पे हस्ताक्षर करोगे और साथ में लीग पे हस्ताक्षर करोगे, नहीं तो युद्ध चलता रहेगा और आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। सो फोर्सफुली इम्पोज्ड है लीग उनके ऊपर। दूसरा, द आइडिया कम थ्रू द माइंड ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। जिस इंसान ने ये पूरा आपको आइडिया दिया कि एक लीग ऑफ नेशंस बने, उसी के देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया एंड अमेरिका नेवर ज्वाइंड द लीग, क्योंकि अमेरिका ने लीग को ज्वाइन नहीं किया। और वर्ल्ड वार I के बाद अमेरिका एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया था इंटरनेशनल रिलेशंस का। पोस्ट वर्ल्ड वार I अमेरिका हैपन्स टू बी an important player of international relations, and America is not agreeing to join the League of Nations. That again created a problem and left the door ajar. दरवाज़ा खुला रह गया, अब कोई भी आए कोई भी जाए, क्योंकि आइडिया बन गया कि आपकी मर्जी, आपको लीग को ज्वाइन करना है कि नहीं करना। देन जर्मनी जो हारा था उसे इनिशियली मेंबरशिप ही नहीं दी गई। द डिफीटेड नेशंस वर ट्रीटेड मोर harshly and Germany was not given the membership of the league because World War I के दौरान रशियन रेवोल्यूशन हो गया, वहाँ पे बोल्शेविक लीडरशिप आ गई अंडर लेनिन और उन्होंने कम्युनिस्ट रशिया बना दिया, सोवियत यूनियन बन गया। सो इवन रशिया वाज नॉट गिवन द मेंबरशिप इनिशियली। सो रशिया को, एक बड़े देश को, यूएसएसआर को मेंबरशिप नहीं दी गई। यूरोप के एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर जर्मनी को मेंबरशिप नहीं दी गई इनिशियली। सो लीग कहीं ना कहीं ब्रिटेन और फ्रांस के हाथ का एक टूल बन के रह गई। द लीग मोर और लेस वाज अ टूल in the hands of Britain and France because America went into isolation. Russia and Germany were not given any important role to play. So Italy too was not very active in all these things. So in this way the league seems to be again a maid in the hands of, or tool in the hands of the victorious nations, and the defeated nations and the smaller players will not respect league as it should have been. Right? So ये दो बातें तो आप याद रखोगे। इसके बाद अब क्या होता है, if we talk about the achievements of the league, so league ने politically कुछ बड़े important issues को resolve किया। For example,
अलैंड आइलैंड्स को लेकर स्वीडन और फिनलैंड के बीच में डिस्प्यूट था, सो लीग ने इसको पीसफुली रिजॉल्व करा दिया। सो लीग सक्सेसफुली पीसफुली रिजॉल्व द डिस्प्यूट ओवर अलैंड आइलैंड्स बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। सिमिलरली अपर सिलेशिया को लेकर पोलैंड और जर्मनी के बीच में डिस्प्यूट था। अलैंड आइलैंड्स हो, अपर सिलेशिया हो, अल्बेनिया या कॉर्फू का इंसिडेंट हो, मॉसूल के इंसिडेंट्स हो, these are places, right? So league resolved the dispute between Sweden and Finland over the issue of land islands. Similarly, league resolved the dispute between Poland and Germany over Upper Silesia. League resolved the dispute relating to Albania and island of Corfu between Greece and Italy, as well as the dispute over the issue of Mosul Walayat, that was part of Ottoman Empire. This dispute was between Turkey and Iraq, and Iraq, it was British mandated territory, so it was a dispute basically between Turkey and Britain. So league resolved these disputes, but remember, whenever you try to resolve a dispute, even though it seems peaceful, there are always two parties, one that is satisfied and the other that is aggrieved. एक पार्टी खुश होगी और दूसरी को इस फैसले से कुछ प्रॉब्लम होगी। सो जिससे टेरिटरी ली जाए या जिसको पूरी टेरिटरी ना मिले वो एग्रीव्ड पार्टी हो जाता है। सो इन सभी केसेस में लीग के पॉलिटिकल सॉल्यूशंस किसी को एक पार्टी को पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाए और उनके दिल में लीग के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो कम हुई, बिकॉज वेन एवर देर इज़ अ dispute and then there is an arbitration, despite best of the efforts there is always an aggrieved party, and those who are not given their due share, or due is like what I feel is due to me, right? Everyone believes that I am always right and my claims are always right. So the people or the countries who were not given what they were considering their due share, they started not liking the league more. In the meanwhile, there emerged the totalitarian regimes in Europe, for example, Hitler in Germany, Mussolini in Italy, Franco in Spain, right? There were so many, Austria में Dollfuss and others. So the totalitarian leadership, they were not at all in favor of any sort of arbitration or peaceful resolution of disputes. They were always speaking about armamentation and expansion. So these nations were not respecting द बेसिक फाउंडेशनल वैल्यू सिस्टम ऑफ लीग। तो जितने ये तानाशाह जो उस समय पर आए, चाहे वो जर्मनी में हिटलर था, इटली में मुसलिनी था, जापान हैड टोजो, ऑल दीज imperialist totalitarian leaders, they did not respect the league, and then when they did not respect the idea of league, the principles of the league, and continued their aggression, for example, when Japan invaded Manchuria, league condemned, league wanted Japan to move out of this Chinese territory, but Japan, instead of agreeing to what league is saying, preferred to resign from the league. Similarly, when Italy invaded African nation Ethiopia, the league condemned it, but Italy did not agree. In the meanwhile, already Germany had left the league. When Germany was given a place in the league, Hitler emerged, and Hitler was not in favor of disarmament. So instead of agreeing to what league is saying, Hitler preferred to leave the league. Italy left it, Germany left it, Japan left it. America never was part of it. So now it is more or less the tool of the victorious players, and the other players who were not agreeing to the basic principles of league, for them league stood already rejected. So irrespective of its existence up to 1946, when it was then taken over or succeeded by the newly created United Nations, the league existed. But the main thing for which the league was created, to avoid Second World War, league utterly failed, and within less than 20 years of its existence, the Second World War started on 1st September 1939 when Hitler invaded Poland. I hope this lecture will help you understand the League of Nations and to write some effective answers on it. So stop waiting, start performing, write some good answers, put them here by taking your pics from your smartphones and converting them into PDFs and upload here. Let us check it and let us help you more to improve your answers. Best of luck. God bless you all.